नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संधान की इस व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस आज की व्याख्यान माला की इस कड़ी में हमारी चर्चा का विषय है हिंदी उपन्यास और प्रेमचंद। इस विषय पर वार्तालाप करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर धीरज भाई वनकर साहब। डॉक्टर धीरज भाई वनकर जो है वो बीडी आर्ट्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में जो है आपके लेख छपते हैं। आपकी 10 से भी ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। तो आइए हम उपन्यास सम्राट प्रेमचंद और उनके उपन्यास साहित्य पर चर्चा करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर वनकर साहब से कि प्रेमचंद जी के उपन्यास, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उस पर थोड़ी चर्चा करें। डॉक्टर वनकर साहब। धन्यवाद बंजारा जी। नमस्कार। जैसा कि बंजारा जी ने बताया, आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, हिंदी उपन्यास और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। प्रेमचंद पर के उपन्यासों पर चर्चा करने से पहले मैं हिंदी उपन्यास की जो विकास यात्रा है उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं, अन्य साहित्यिक विधाओं की तरह हिंदी उपन्यास का उद्भव भी आधुनिक काल में हुआ और ये एक ऐसी विधा है जो लोगों में ज़्यादातर लोकप्रिय रही है। उपन्यास शब्द जो हैं, इसको समझने की कोशिश अगर हम करें तो उप और न्यास, इन दो शब्दों के योग से ये शब्द बना है। उप का अर्थ होता है नज़दीक या निकट और न्यास का अर्थ होता है रखना, यानी कि पास में रखना। हम सब जानते हैं कि साहित्यकार जो होता है समाज में जन्म लेता है, वहाँ पलता है और समाज में जो कुछ हो रहा है उसको देख करके उन विभिन्न समस्याओं को वो अपने रचनाओं में ले आता है। तो उपन्यास जो हैं उसके लिए अंग्रेजी में नॉवेल शब्द का प्रयोग होता है, बंगाली में कादम्बरी का प्रयोग होता है, गुजराती में नवलकथा का प्रयोग होता है और हमारे हिंदी में हम उसको उपन्यास के रूप में जानते हैं। अब उपन्यास की विकास यात्रा की जब बात करनी है तो मुझे भारतेंदु युग से बात शुरू करनी होगी। हम सब जानते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार श्री लाला निवास दास के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास परीक्षा गुरु जो हैं वो हिंदी का पहला उपन्यास के रूप में लोग मानते हैं। किंतु इस उपन्यास में चरित्र चित्रण और मनोवैज्ञानिकता, इन दो दृष्टिकोण से अगर हम उनका मूल्यांकन करें तो ये उपन्यास के रूप में सफल नहीं दिखा जाता। उसके बाद कई और भी उपन्यासकार आए जिन्होंने प्रारंभ के दौर में अपनी कलम चलाई, जिसमें ठाकुर जगमोहन सिंह का एक नाम यहाँ लेना चाहिए, जिन्होंने श्यामा स्वप्न नाम का एक उपन्यास लिखा जिसमें काव्य सौंदर्य अधिक दिखाई देता है और उपन्यास के जो तत्व होने चाहिए वो कम नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास जी आए, इन्होंने आश्चर्य वृत्तांत नाम का उपन्यास लिखा। फिर उसी युग के भारतेंदु युग के एक बहुत अच्छे रचनाकार जिसको हम मानते हैं वो पंडित बालकृष्ण भट्ट जी आए, जिनका एक बहुत चर्चित उपन्यास है, हम सब उससे परिचित हैं, स अजान, एक सुजान और नूतन ब्रह्मचारी। ये दो उपन्यास उन्होंने लिखे। उसके बाद जब दूसरे दौर की हम बात करते हैं तो उस दौर के अंतर्गत कुछ अधिकांश रूप में उपन्यास जो है वो अनुदित उपन्यास हमें मिले। प्रारंभ के दौर में बंगाली है, अन्य भारतीय भाषाओं के अलावा विदेशी जो भाषाएं हैं, उन विदेशी भाषाओं के चर्चित उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ, बंगाली भाषा के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ और अन्य भारतीय भाषाओं के जो चर्चित उपन्यास हैं उनका हिंदी में उपन्यास हुआ। रामकृष्ण वर्मा जिन्होंने ठग वृत्तांत नाम का उपन्यास लिखा, अबला वृत्तांत माला नाम का उपन्यास लिखा और उसी दौर के एक और अच्छे उपन्यासकार हमारे सामने आए, वो गोपाल राम गहमरी, जिन्होंने भानुमति नए बाबू का हिंदी में अनुवाद किया। जहाँ तक मौलिक उपन्यासकारों की बात की जाए तो हमें देवकीनंदन खत्री को यहाँ जरूर याद करना चाहिए। देवकीनंदन खत्री ने जो उपन्यास लिखे उसमें मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो उसमें घटनाओं की प्रधानता,
ज़्यादा रही। उनके उपन्यासों में चंद्रकांता संतति, भूतनाथ ये बहुत चर्चित उपन्यास रहे और ऐसा कहा गया है कि इनके चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के लोगों ने हिंदी को सीखा। तो हिंदी की विकास यात्रा में भी इस उपन्यास का महत्व हम समझ सकते हैं कि अन्य भारतीय भाषाओं को लोग जब चंद्रकांता को पढ़ना चाहते थे तो वो बंगाली को छोड़ के बंगाली भाषा के अतिरिक्त हिंदी को इन लोगों ने सीखा और ऐसे हिंदी के विकास में चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये एक लोक मनोरंजनकारी उपन्यास रहा और हम सब विद्यार्थी मित्रों देखते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व हमारे दूरदर्शन पर भी एक लंबी धारावाहिक के रूप में ये चंद्रकांता को दिखाया गया। तो ये ऐसे एक अच्छे उपन्यासकार हमको उस युग में मिले। जब हम बात करेंगे प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर, मेरे साथी मित्र बात करने वाले हैं, तो मैं आपको प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात करके उनके एकाध उपन्यास पर मैं चर्चा करूंगा। प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनके बारे में कहने के लिए बैठे तो समय बहुत लग जाए, क्योंकि एक ऐसे विराट व्यक्तित्व लेकर के वो पैदा हुए थे और सच्चे अर्थ में अगर देखें तो वो धरती के पुत्र थे। मुंशी प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व पर एक दृष्टि डाले तो इनके साहित्यिक मानदंडों को, अगर साहित्यिक मानदंडों को देख करके हम बात करें तो चाहे कहानी की विधा हो, चाहे उपन्यास की विधा हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें प्रेमचंद की कलम ने अपना जादू न दिखाया है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 और वो भी हमारे देश का पवित्र और प्रसिद्ध स्थल बनारस के बिल्कुल करीब 4 किलोमीटर के आसपास एक लम्ही नामक गांव आया है। उस लम्ही नामक गांव में 1880 में उसका जन्म और हम जैसे सब जानते हैं कि उनकी मृत्यु जो है 1936 में हुई। उनके पिताजी जो हैं मुंशी अजायब लाल, माता का नाम आनंद देवी और बाद में जो उन्होंने शादी की थी वो एक बाल विधवा जो थी शिवरानी देवी। उनका असली नाम धनपत राय था। अब प्रेमचंद जी के दृष्टि से अगर हम उपन्यास की परिभाषा पर नज़र डालें तो उन्होंने बताया है कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ और मानव जीवन की समस्याओं का उद्घाटन करना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो जीवन की जो समस्याएं हैं या जो हमारे रहस्य हैं उस रहस्य को वो साहित्य में उद्घाटित करते हैं, ऐसी बात कह रहे हैं। बात भी सही है कि साहित्यकार समाज में रहता है, समाज को देखता है, परखता है और समाज का जो प्रतिबिंब है, जो आईना है, वो अपनी रचनाओं में भी प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद जी का जो बाल्यावस्था का जो जीवन की अगर हम देखें तो अनेक अभावों में उनका जीवन रहा है। जिस परिवार में वो जन्मे थे, कायस्थ परिवार में, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी और उसी कारणवश उनको पढ़ाई तो करनी थी पर पढ़ाई उनको छोड़नी पड़ी। छोड़ने के भी कुछ आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं। अब इनकी जब शादी की बात करते हैं तो जिस स्त्री से उनकी शादी पहली पत्नी से हुई उनसे उनका अनमेल रहा। फलस्वरूप उन्होंने दूसरा ब्याह करने की जब बात सोची तो उन्होंने देख लीजिए कि उन्हें एक बाल विधवा जो थी शिवरानी देवी, उससे उन्होंने अपना ब्याह किया। तो यहाँ हमें ये भी देखना चाहिए कि उस जमाने में आज से 100 साल पूर्व प्रेमचंद जी ने स्त्री को पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया या तो वो उन्होंने खुद ने एक बाल विधवा से ब्याह करके ये भी समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया कि हमारे समाज में जो विधवाएं हैं उनको भी पुनर्विवाह करने का अधिकार मिलना चाहिए और वो शुरुआत जो है खुद उन्होंने की थी। इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं पर अगर दृष्टिपात करें तो साहित्य की, चाहे कहानी क्षेत्र की बात की जाए, उपन्यास क्षेत्र की बात की जाए तो प्रेमचंद जी ने करीबन 300 से अधिक कहानियाँ लिखी और वो जो कहानियाँ हैं वो हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। मानसरोवर नाम का एक बहुत बड़ा संग्रह है जो 8 भागों में विभाजित है और उन 8 भागों में उनकी जो ये 300 से अधिक कहानियाँ हैं वो संकलित हैं। उनकी चर्चित कहानियों की बात मैं करूँ तो फूस की रात, कफन, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, ये इनकी बहुत चर्चित कहानियाँ हैं। इन कहानियों के अंदर आप अगर हम देखें तो हमारे समाज की कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी जिसका चित्रण
इन कहानियों में या तो उनके उपन्यासों में मिले। इन्होंने समाज की समस्याओं को मात्र उठाया ही नहीं, पर उस समस्याओं का समाधान भी कैसे किया जाए ये भी उन्होंने हमें सिखाया है। जैसे कि इनकी कफन की कहानी है, तो आप देखते हैं कि समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसके पास बहुत पैसा है, और घिसू और माधव जैसे ऐसे आलसी शब्द का वहाँ प्रयोग किया गया। ऐसा एक वर्ग भी निम्न वर्ग का है कि जो मेहनत नहीं करते हैं, किंतु वो अभावग्रस्त जो जीवन है और विसंगति जो है, इसमें विशेष करके प्रेमचंद ने समाज की जो असमानता है उस असमानता की ओर भी जिक्र किया है, और कुछ सामाजिक कुरीतियाँ जो हैं, कुरिवाज जो है, उसकी ओर भी उन्होंने वहाँ करारा व्यंग किया है। जैसे वो घिसू के द्वारा कहलवाते हैं कि कैसा बुरा रिवाज है, जिसको जीते जी तन ढांकने के लिए चिथड़ा न मिले, उसके मरने पर नया कफन चाहिए। आदमी जब जीवित होता है, जब जिंदा होता है, तब उसको रोजी की ज़रूरत होती है, रोटी की ज़रूरत होती है, वस्त्र की ज़रूरत होती है। और अगर आदमी जब जिंदा होता है तो समाज ये नहीं देखता कि उसको रोटी नहीं मिल रही है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और फिर मर जाते तो नया कफन डालने का मतलब भी क्या हो सकता है। ये भी एक प्रेमचंद की जो प्रेमचंद का जो चिंतन है, प्रेमचंद की जो सोच है, ये भी हम लोगों को बहुत कुछ कह जाती है। जब पूस की रात की बात की जाए तो आप देखते हैं कि जो किसान हल्कू है, उनका जो कंबल खरीदने का जो स्वप्न है वो अधूरा रह जाता है। पर मित्रों, मुझे बात करनी है उनके उपन्यास साहित्य की पर मुझे बात करनी है। तो प्रेमचंद जी ने करीबन 10 से अधिक उपन्यास लिखे हैं, और उनके उपन्यासों के नाम जो है वो आप देख सकते हैं: सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र जो अपूर्ण रहा। तो करीबन 10 से अधिक उपन्यास लिखने वाले इस उपन्यासकार ने अपने उपन्यास के जरिए एक हिंदी साहित्य की उपन्यास की जो विधा है, उस विधा को सही मायने में प्रौढ़तम स्थिति में पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया तो प्रेमचंद जी ने कहा। और इसीलिए प्रेमचंद के नाम के सामने एक बहुत बड़ा विशेषण आ गया, और वो विशेषण है उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, अमर कथाकार प्रेमचंद, जिनकी तुलना विश्व के प्रसिद्ध रचनाकार जैसे कि गोर्की, फिर लुसुन हैं, टॉल्स्टॉय हैं, शरद चंद्र, ऐसे प्रसिद्ध रचनाकारों के साथ इनकी तुलना की जाती है। इनके उपन्यास, ये 10 उपन्यास हैं। मेरे मित्र जो है उस पर बात करने वाले हैं। मैं अभी इनके एक उपन्यास पर आपके सामने कुछ मेरी बात प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दरअसल मित्रों, प्रेमचंद हिंदी के चंद रचनाकारों में से एक रचनाकार है, और उनका जो निर्मला उपन्यास है, उस निर्मला उपन्यास में अगर हम देखें तो ये उपन्यास जो है वो 1925 में लिखा गया। निर्मला उपन्यास 1925 में लिखा गया, यानी कि करीबन आज से 85 वर्ष पूर्व ये जो उपन्यास लिखा गया। और उस उपन्यास में जिस समस्या को उठाया प्रेमचंद जी ने, जैसे कि हम सब जानते हैं कि निर्मला उपन्यास जो है, उस उपन्यास में मुख्य रूप से प्रेमचंद जी ने अनमेल विवाह और दहेज की जो समस्या है, इन 2 चीज़ों को उन्होंने उसमें उठाया है। इस उपन्यास के केंद्र में दहेज है और अनमेल विवाह है। वकील उदय भानु सिंह की 2 बेटियां थीं, जिसमें से एक का नाम है निर्मला और दूसरी का नाम है कृष्णा। और एक उदय भानु सिंह जो थे वो उस इलाके के एक बहुत मशहूर वकील थे और संपन्न भी थे। देखते देखते निर्मला और कृष्णा दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं, और 16-17 साल की उम्र पर पहुंची हुई निर्मला की शादी की बात जब उसके पिताजी सोचते हैं तो उसी इलाके के एक प्रसिद्ध व्यक्ति के यहाँ निर्मला की शादी की बात पक्की हो जाती है। पर विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि ये काल को पसंद नहीं आया, और कुछ समय के पश्चात निर्मला के उनके जो पिताजी हैं, उसके पिताजी का निधन हो जाता है। और फिर जिस जगह निर्मला का ब्याह तय किया गया था, वो ब्याह उन लोग ब्याह करने से मना कर देते हैं। फिर उसकी माँ के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। स्वाभाविक बात है कि एक तो पति की मौत, दूसरी बात सामने सयानी लड़की बड़ी हैं, उसके ब्याह की पूरी चिंता की बात है, उसके लिए दहेज की व्यवस्था करनी है, और घर में कमाने वाला कोई नहीं है। तो उसकी माँ अत्यंत चिंताग्रस्त है, और जितने भी लोग उस निर्मला को देखने के लिए आते हैं वो सब के सब किसी न किसी रूप में
दहेज के रूप में एक मोटी रकम मांगते हैं। अब देने के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, तो ये दहेज की जो समस्या के कारण उसकी माँ सुशील, पढ़ी लिखी, रूपवान, गुणवान, सुशील निर्मला की शादी एक ऐसे दुहाजू के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उम्र में निर्मला से बहुत बड़ा है। और मुंशी तोताराम जो है, उस मुंशी तोताराम के साथ निर्मला की शादी तय होती है। वो मुंशी तोताराम जो है वो दुहाजू हैं। उनके 3 बेटे भी थे पहली पत्नी के, जैसे कि हम जानते हैं उपन्यास में सबसे बड़ा जो है 20 साल का करीबन मनसाराम, दूसरा जियाराम और तीसरा जो है वो शियाराम। मुंशी तोताराम की उम्र 39 वर्ष की है और यहाँ निर्मला की जो उम्र है वो 19 वर्ष की है। विद्यार्थी मित्रों, ये बहुत सोचने की बात है कि एक 19 वर्षीय युवती का ब्याह एक 39 वर्षीय दुहाजू के साथ करना कितनी बड़ी दर्दनाक बात है। उम्र में कितना बड़ा फर्क है, पर उसका मूल कारण क्यों है? इसका मूल कारण ये था कि निर्मला की माँ के पास पैसा देने के लिए, दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे और मजबूरी से ये अपनी बच्ची की शादी बिना दहेज, जो कोई दहेज न ले और बच्ची से शादी करने के लिए तैयार हो जाए, तो इसलिए उन्होंने तोताराम से अपनी बेटी का ब्याह करवाया। उनका दाम्पत्य जीवन पर अगर दृष्टि हम करें तो आप देखते हैं कि जब भी निर्मला अपने पतिदेव को देखती है तो स्वाभाविक रूप में उसमें उसको अपने पति में अपने पिता के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो 19 वर्ष की है और वो 39 वर्ष के हैं। तो वहाँ